नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्था चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस भी अपलोड, हिस्ट्री अपलोड, ज्योग्राफी अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अपलोड कर दिए हैं, हिंदी भी अपलोड कर दिए हैं, व्याकरण भी। प्लीज़ जाके देख लीजिए। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, ठीक, इतना सा पढ़ लीजिए कंप्लीट। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक, प्लीज़, थैंक यू। इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए नंबर पे, ठीक है। नंबर दिया गया है, साइड खोल लीजिए। YouTube चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, जाके खोल लीजिए। चलिए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, बताइए। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है, बताइए। स्वयं सहायता समूह बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाना। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन आंदोलन का आरंभ कब हुआ, बताइए। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में, 1904। व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, बताइए। अग्रिम जमा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कौन होता है? बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कौन होता है, बताइए। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। भूमि विकास बैंक। गैर संस्थापक वित्तीय संस्था नहीं है। गैर संस्थापक वित्तीय संस्था नहीं है। सहकारी संस्था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, बताइए। महाजन है। क्या है? महाजन है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में जो है सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, बताइए। व्यवसायिक बैंक। क्या है? व्यवसायिक बैंक है। मैकलेगन समिति बनाई गई है। मैकलेगन समिति बनाई गई, कब बनाई गई, बताइए। मैकलेगन समिति बनाई गई, कब बनाई गई है? 1914 में, 1914 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, बताइए।
1919 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताइए? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। ठीक। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या का कितना है? 196 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? बैंक की संख्या कितनी है बताइए? 25 है। कितनी है? 25 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। 1935 में हुई। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 27। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 27 हैं। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है बताइए? 196 है। क्या है? 196 है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। सहकारी बैंकों की संख्या है 25 है। क्या है? 25 है। 25 है। 25 है। प्रारंभिक कृषि साख समितियों किसके लिए ऋण प्रदान करती है? पारंपरिक कृषि साख समितियों किसके लिए ऋण प्रदान करती है? किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि कृषि कृषि। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है बताइए? मुंबई। बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 है। क्या है? 5 है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। बताइए? प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आता है? वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है बताइए? संस्थागत स्रोतों से। संस्थागत स्रोतों से। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं की सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं की को सम्मिलित किया जाता है? किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है बताइए? इनमें से सभी को। इनमें से सभी को। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, बताइए। ये सभी है, ठीक है। ये सभी है। निम्नलिखित में से संस्थागत वित्त का संसाधन कौन है? निम्नलिखित में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देशी बैंकर। देशी बैंकर। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। क्या है? कौन महत्वपूर्ण? व्यावसायिक बैंक। आइए शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, ठीक। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला नंबर, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त वर्णन करें। राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त में वर्णन करें। राज्य के वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। संस्थागत वित्तीय संस्थान, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि है। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक और ग्रामीण बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, इसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी और रिश्तेदार को रखते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक। राज्य भूमि विकास बैंक। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि उद्यमी और व्यवसायिक के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि उद्यमी और व्यवसायिक के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यह 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं को भारतीय मुद्रा या भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा, भारतीय पूंजी बाजार। फिर दूसरा हो जाएगा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से है। वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से है। वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। पूंजी बाजार से संबंधित है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ
एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर काम करना, लेकिन अर्थव्यवस्था को सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में सरकारी बैंकों के 3 रूप कौन कौन से हैं? सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के तीन रूप कौन से हैं? हमारे देश में इन बैंकों के 3 मुख्य रूप हैं: केंद्रीय सहकारिता बैंक, राज्य सरकारी बैंक एवं तथा भूमि विकास बैंक। सहकारिता का 3 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे मुख्य सिद्धांत है। सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए है ये सिद्धांत का कार्य करता है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं अपनी इच्छाओं की सदस्यता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन एवं संचालन। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करना। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनके निजी एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है। स्वयं सहायता समूह SHG कहलाता है। यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है, लेकिन इनकी ब्याज दर महाजन साहूकार द्वारा लिए गए जाने वाले ब्याज से कम होती है। असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है जिसके कारण ये मनमानी कर पाते हैं। असंगठित क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है जिसके कारण यह मनमानी कर पाते हैं। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं? यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश के संचालन में सहयोग करती है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में कौन कौन से कार्य करते हैं? व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में कौन कौन से कार्य करते हैं? व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करते हैं: ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण, ब्याज एवं ऋण के किस बीमों के किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन इत्यादि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। क्षेत्रीय बैंक मुख्य रूप से सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। क्षेत्रीय बैंक मुख्य रूप से सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा
अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इनकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। देश में अभी कुल 196 क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब और क्यों प्रारंभ किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कब और क्यों प्रारंभ किया गया था? इसकी शुरुआत सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी। इसकी शुरुआत सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से की गई थी। इन बैंकों को मुख्य रूप से सीमांत कृषकों, कारीगरों इत्यादि को ऋण प्रदान करना था। देसी बैंकर किसे कहते हैं? देसी बैंकर के अंतर्गत वैसे वित्त प्रदाता लोगों की शामिल किया जाता है जो बैंकों के अतिरिक्त पारंपरिक तरीकों से ऋण देते हैं, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रामीण इलाकों में हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे, अब शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला देखिए। भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करें। एक विकासशील देश जैसे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। भारत में कई लोग पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से बाहर रहते हैं और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की मदद करता है। आर्थिक सशक्तिकरण। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। यह महिलाएं छोटे व्यापार शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्षम होती है। आइए 2 नंबर, गरीबी में कमी। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं छोटे और सुरक्षित ऋण प्रदान करके गरीबों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर देते हैं। इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होता है और गरीबी की खाई और पाटने की मदद में मिलती है। तीसरा, नौकरी सृजन। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। बैंकिंग पहुंच का विस्तार। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जहां बैंक शाखाएं नहीं होती है, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जिससे आर्थिक समावेशन बढ़ता है। वित्तीय सुरक्षिता। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कर्ज लेने वाले को वित्तीय योजना और उचित ऋण प्रबंधन की शिक्षा भी देती है, जिससे वे अपने वित्तीय निर्णयों में सुधार कर सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? वर्णन करें। राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन कराने वाले संस्थाओं को राष्ट्रीय विधि संस्थान कहते हैं। कहा जाता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है: भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार से पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाले मौद्रिक बाजार को भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के बारे में, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और सरकारी बैंक आदि शामिल है, जबकि और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल है। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाले मौद्रिक बाजार को भारतीय पूंजी बाजार कहा जाता है। भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास संस्थाएं और
गैर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि शामिल हो। राष्ट्रीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें, अथवा बिहार राज्य के प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के विषय में संक्षेप में बताइए। सब संक्षेप में बताइए। उत्तर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के निम्नलिखित कार्य: सहकारी बैंक। सहकारी बैंक किसानों के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण उपलब्धता कराते हैं। प्राथमिक कृषि खास समितियां किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक किसानों की भूमि को बंधन रखकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंक किसानों एवं व्यवसायियों के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। नबार्ड कृषि क्षेत्र के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, परंतु वह किसानों को सीधे ऋण नहीं देती है, बल्कि यह किसानों को व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। व्यावसायिक बैंकों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः 5 प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं: अभियंता चित और अल्पकालीन ऋण, नगद खास, अधिविक्रयण, विनिमय बिलों का भुगतान, ऋण का अग्रिम। समान उपयोगिता संबंधित कार्य। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट, यात्री बैंक आदि जारी करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंसी संबंधी कार्य भी करते हैं। इसके तहत व्यावसायिक बैंकों के एजेंट ग्राहकों से संपर्क करते हैं और बैंकों द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर ग्राहकों को पूंजी निवेशित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सहकारी के मूल तत्व क्या है? बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। सहकारी के मुख्य 3 मूल तत्व हैं। यह एक सुरक्षित संगठन होता है जिसका सदस्य बनने के लिए कोई बंधन अथवा दबाव नहीं होता है। इसका प्रबंधन एवं संचालन लोकतांत्रिक आधार पर होता है और सभी सदस्यों को समान अधिकार होता है। इसके तहत आर्थिक उन्नति के साथ ही सामाजिक उन्नति भी ध्यान दिया जाता है। बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य में सहकारिता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार की गरीब जनता को सहकारिता के माध्यम से धन उपलब्ध कराकर उसका आर्थिक विकास किया जा सकता है। सहकारिता के माध्यम से आज बिहार में कृषि कार्यों के साथ ही उनके अनेक कुटीर एवं लघु उद्योगों के संचालन किया जा सकता है। इससे बिहार के लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 ईस्वी में हुई, जब सहकारिता साख समिति विधान
पारित हुआ। इसके अनुसार कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति का गठन कर सकते थे। 1912 में एक दूसरा अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत सहकारिता के उद्देश्य को विस्तारित किया गया। 1919 में सहकारिता को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण सहकारिता का विकास प्रभावित हुआ, परंतु 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना के बाद सहकारिता को बढ़ावा मिला। आज़ादी के बाद सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। 1951 में सहकारिता पर समितियों की संख्या 1,50,000 थी, जो 2011 में बढ़कर 4,50,000 हो गई है। सहकारी समितियों की वित्तीय संस्थाओं की पूर्ति सहकारी बैंकों द्वारा होती है। स्वयं सहायता समूह क्या है? इसमें महिलाओं अपनी भूमिका किस प्रकार निभाती है? समान सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों का वह स्वैच्छिक समूह जिसके सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। स्वयं सहायता समूह पुरुष अथवा महिला कोई भी गठित कर सकता है, परंतु यथार्थ रूप से स्वयं सहायता समूहों का गठन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। भारत में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत महिलाओं द्वारा की जा गई और आज भी अधिकांश स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। समूह बनाने, बचत करने, बैंकों के ऋण लेने, उत्पादन करने, उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने संबंधी समस्त कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं विभिन्न प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद।